जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं रवि कुमार जोशी। जैसा कि आप लोग जानते हो कि एक पीवाईक्यू की सीरीज हम लोग लेके चल रहे हैं और उसी सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग पहुंच चुके हैं 23 सितंबर 2024 की थर्ड शिफ्ट तक। क्लियर है बात? तो अब आज जो अपन करने जा रहे हैं उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन इस शिफ्ट के अंदर आपको दिया है वो दिया गया है सीरीज से। और अगर इस सीरीज को देखा जाए तो ये सीरीज मिक्सर में है। किस कौन कौन सी दो सीरीज मिक्स कर रही है यहाँ पर? एक तो आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज जो कि आपकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग चलती है, और एक जिसे आप क्या कहते हो, रिपीटेड सीरीज। क्लियर है? अगर मैं बात करूं इस सीरीज को सोल्व करने का तरीका, तो आप पहले आप इसमें टोटल काउंटिंग करो। तो टोटल काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। आपके पास टोटल कितनी चीजें आई? 16 चीजें आई है। अब 16 चीजें हैं तो हो सकता है ग्रुप कितने का हो? चार चार का ग्रुप हो। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन जरूरी नहीं है। और अगर आप इसको गौर से देखोगे तो आपको एक ग्रुप भी दिखाई दे रहा है, किसका? आई वाई आर जेड। और मेरे को ये वाई आर तो यहाँ दिखाई दिया, लेकिन ये जेड दिखाई नहीं दिया। बस इसी चीज को देख के मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो डब्लू आया है, और ये आगे भी अगर देखोगे तो आई वाई आर और यहाँ पे एक्स आ गया। इसका मतलब यहाँ पे चीजें चेंज हो रही है, लास्ट लेटर में चीजें चेंज हो रही है। और बाकी चीजें अगर बात करूं, एक दो तीन, तीन लेटर तक चीजें सेम रहेगी। तो अगर मैं यहाँ पे फिल करना शुरू करूं तो आई वाई आर डब्लू, आई वाई आर एक्स, आई वाई आर। अब यहाँ क्या आएगा अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। और आई वाई आर जेड आप देख ही रहे हो। अगर बात करें इस लेटर के प्लेस वैल्यू की तो ये 23 होता है। इसका क्रमांक कितना होता है? 23। और इसका कितना होता है? 24। क्या देख रहे हैं? प्लस एक होते जा रहा है, यानी लास्ट लेटर प्लस एक होके आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? वाई आएगा। इसीलिए देखो वाई में प्लस एक होके क्या आ गया? जेड आ गया। क्लियर होगी बात? यानी लास्ट लेटर में क्या लग रहा था? अल्फाबेटिकल लॉजिक लग रहा था। बाकी में क्या था? एक फिक्स पैटर्न था आई वाई और आर का। अब जो आपने ब्लैंक लिया है उसको फिल कर दो। क्या आंसर आ जाएगा? आई आर वाई वाई। कौन से ऑप्शन में देखने मिल रहा है? आपका ऑप्शन नंबर 4 में आपको ये आंसर देखने मिल रहा है। क्लियर हुई बात पहली? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है, और इस तरीके की कोडिंग को अपन क्या कहते हैं? चाइनीज कोडिंग कहते हैं। इसके अंदर अपन को क्या पूछा है वो देखिए। इसने कहा है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज कैट डॉग मंकी इज कोडेड दिस, camel cat donkey is coded this, and dog goat tiger is coded this. How is monkey coded in that language? तो देखो, अगर बात करें मंकी की, अगर आपको कोड मंकी का पूछा है तो सबसे पहले आप देखो मंकी आपको कहाँ कहाँ देखने मिल रहा है। तो आप ये कहोगे सर एक ही बार देखने मिला। तो मैं मंकी का कोड तभी कर सकता हूँ जब मैं कैट और डॉग का कोड कहीं और से ले आऊंगा, क्योंकि अगर बात करूं इन तीन चीजों में से, तो इन तीन चीजों में से एक है मंकी का कोड। इसका मतलब मंकी कहीं रिपीट नहीं हुआ आगे। इसका मतलब कोड भी क्या नहीं होगा? रिपीट नहीं होगा। जो चीजें रिपीट हुई है उसको काट दो। देखो 88 रिपीट हुआ है, और क्या हुआ है? 66। 66 भी रिपीट हुआ है। तो इसका मतलब ये 55 कोड किसका बच गया? मंकी का। अब ये आपको दिमाग नहीं लगाना है कि 66 किसका है, 88 किसका है। जिसका कोड पूछा था उसका आ गया, और आंसर करके आगे बढ़ जाना। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख के एक तरीके से हंसी भी आती है, और लगता नहीं कि आपको इंस्पेक्टर बनाने के लिए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप इस नंबर सीरीज को देखो, जहां पर आपको एक नंबर सीरीज दी गई है, बढ़ते हुए क्रम में आपको ये सीरीज दिखाई दे रही है। और अगर बढ़ते हुए क्रम में सीरीज दिखाई दे रही है, वो भी आसपास के नंबरों के साथ ही, तो आप डिफरेंस की ओर जाओगे। अगर डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे कितने का है, तो आप बोलोगे सर 7 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे सर 11 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे सर 13 का। ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे सर 17 का। तो कुछ नजर आया क्या? क्या ये आपके प्राइम नंबर नहीं है क्या? प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनके मिनिमम और मैक्सिमम दो फैक्टर होने चाहिए। अब आप बोलोगे सर हमको तो ऐसा पढ़ाया गया है कि वो संख्याएं जिसमें खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। मैंने ये वाली बात क्यों कही कि मिनिमम भी दो फैक्टर होने चाहिए और मैक्सिमम भी दो फैक्टर होने चाहिए? इसका कारण है वो एक। अगर ऐसा नहीं होता तो एक भी आपका क्या होता? प्राइम नंबर होता।
जबकि आप जानते हो कि एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही आपका क्या बोलते हैं उसको कंपोजिट नंबर है। क्लियर है बात? एक किसी भी कैटेगरी में नहीं आता। तो ये था। अब 17 के बाद प्राइम नंबर क्या आ जाएगा? 19। कंसेक्यूटिव है, लगातार है, तो 19 ऐड हो जाएगा और इसमें जब 19 ऐड होगा तो 112 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 4 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बढ़ते हैं 4 की ओर, तो आपको देखो जैसा कि मैं कहता हूँ हर एक शिफ्ट के अंदर कि आपको ये चीजें पढ़नी नहीं होती, ये टाइम खराब करने वाली चीजें हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको समझ आना चाहिए क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया है। जब भी आपको रेशियो और प्रोपोर्शन का यानी अनुपात और समानुपात का सिंबल दिखाई दे, तो मान के चलना ये प्रश्न किससे पूछा है? एनालॉजी यानी सादृश्यता से पूछा है। ठीक है? और ये टॉपिक क्या कहता है? ये टॉपिक कहता है कि जो जिस तरीके से यहाँ से ये आया है, यहाँ से ये आया है, उसी रिलेशन को देखते हुए बताओ यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है? तो चलो एक से समझ लेते हैं। अगर एक से एग्जैक्टली समझ में आता है तो दूसरे पे समझने की कोशिश नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर करने जाएंगे। ठीक है? इसके लिए समझने के लिए अल्फाबेट के सीक्वेंस को समझने के लिए अपन क्या लिखते हैं? प्लेस वैल्यू। एम की प्लेस वैल्यू 13, एस की 19 और डी की 4, एन की 14, एच की 8 और डब्ल्यू की 23। लॉजिक देखें तो यहाँ पे +1 नजर आता है और यहाँ पे क्या +1 नहीं, सॉरी, देखो अब तो आपको बात सीधी सीधी समझ में आ रही होगी। ये इसका अपोजिट लेटर है, क्योंकि दो अपोजिट लेटर का सम हमेशा 27 होता है और यही आपको अपोजिट लेटर का सम यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यही अपोजिट लेटर का सम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। जैसे अपोजिट लेटर का मतलब क्या है कि जैसे आपके अल्फाबेट क्या होती है? A to Z। जैसे इस साइड से A होता है तो इस साइड से क्या होता है? 26 यानी Z होता है और इनका सम कितना हो गया? 27। तो दो अपोजिट लेटर का सम हमेशा 27 होता है। तो आप कह सकते हो कि सर ये जो आपको एनालॉजी का लॉजिक दिया गया है वो अपोजिट लेटर से दिया गया है। ठीक है? तो आपको क्या करना है? एन का अपोजिट क्या होता है? एम। और एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 13। आई का अपोजिट लेटर क्या होता है? आर। और आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 18। पी का अपोजिट लेटर के और के की प्लेस वैल्यू 11। तो आपका आंसर आ जाएगा 13, 18 और 11। चलो अल्फाबेट में ही दिए तो मैं अल्फाबेट में लिख देता हूं एम, आर और के। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोला गया है कि ये जो वर्ड है लाउंडर, उसको अल्फाबेटिकली आप अरेंज करोगे लेफ्ट टू राइट। उसके बाद आपको ये देखना है कि कितने लेटर चेंज हुए हैं। ठीक है? यही पूछा आपको, बिल्कुल अनचेंज कितने लेटर चेंज नहीं हुए। दो तरीके से प्रश्न पूछता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा गौर करना है कि किसका पूछा है, रिमेन अनचेंज या चेंज, दोनों में से कोई एक चीज पूछेगा। तो इन प्रश्नों को करने का तरीका क्या बता रखा है मैंने कहा है कि आपको इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेनी चाहिए। प्लेस वैल्यू लिखने का फायदा क्या है? एक्यूरेसी और स्पीड। चलो मैं प्लेस वैल्यू लिखता हूं। तो एल की 12, ए की 1, यू की 21, एन की 14, डी की 4, ई की 5 और आर की 18। अब इस साइड से असेंडिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में अपन अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 1, 1 के बाद 4, फिर 5 और उसके बाद क्या आ जाएगा? 12, उसके बाद 14, फिर 18 और लास्ट में 21। क्या कोई भी चीज आपको अपनी जगह पे दिखाई दी है क्या? बस यही तो देखना था। तो आप कहोगे नहीं सर एक भी चीज अपनी जगह पे दिखाई नहीं दी, यानी एक भी लेटर ने अपना जगह रिमेन नहीं रखा अनचेंज। ठीक है? तो आप कहोगे सर इसका आंसर हो जाएगा नन। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एक आसान प्रश्न है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, लेकिन मैं बता देता हूँ ये प्रश्न जितना आसान होता है बच्चा एरर उतनी ही ज्यादा करता है। और उसका रीजन क्या है? थोड़ी सी जल्दबाजी। ठीक है? तो थोड़ा ध्यान से पढ़ते हुए सिंबल को चेंज करें और बोर्ड मास के थ्रू इन क्वेश्चनों को सोल्व करें। ठीक है? तो आपको क्वेश्चन जो दिया है उसमें आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो कि प्लस को चेंज किया गया है माइनस से और मल्टीप्लाई को चेंज किया गया है डिवाइड से। तो पहला काम अपन ये करते हैं, 152 यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, फिर -16, 17 और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड और माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस। ठीक है? अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपन डिवाइड सोल्व कर लेते हैं। ठीक है? तो यहाँ से कितना आएगा? 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 2, 7 तिया 21 और 1, 231 आ गया। और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। ठीक है? तो 6 दूनी 12 का 2, 1, 5 का 30 और 1, 31 का 1, 3, 6 और 3, 9। ठीक है? और ये प्लस का 77।
अब देखो ये तो प्लस के हैं दोनों, तो ये तो ऐड हो जाएँगे और ये क्या हो जाएगा माइनस। एक बार लार्ज डिजिट चेक कर लेते हैं। तो देखो लार्ज डिजिट से आंसर कर नहीं सकते क्योंकि अ, 2 ऑप्शन की लार्ज डिजिट इसने क्या रखी है, सेम रखी है। फिर भी चलो देखते हैं, पूरा सोल्व कर देता हूँ। आप इसको 77 इसको यहाँ पे ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 989 और उसमें से 231 माइनस कर दो, तो कितना आ गया 857 758 यानी 758 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न लिया गया है और इस कोडिंग डिकोडिंग को समझने के लिए आपको इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी होगी। तो प्लेस वैल्यू W की कितनी होती है 23, इसकी 10, S की 19 और L की 12 और आपकी कोडिंग क्या है 25, 12, 21 और 14। तो क्या लॉजिक समझ रहे हो? तो आपको हो गया सर +2, +2, +2 और +2। मतलब क्लियर है कि +2 का लॉजिक चल रहा है। तब अपन को क्या करना है, जो चीज पूछी है उस पे आ जाते हैं। आपको किसके लिए पूछा है कोड? आपको कोड पूछा है PFKR का। तो P में अगर +2 करेंगे तो क्या आएगा R। F में +2 करेंगे, F का अच्छा होता है, +2 पे क्या आ जाएगा H। अगर K की बात करें तो +2 करने पर M आ जाएगा और R में +2 करने पर क्या आ जाएगा आपका T। तो आपका आंसर क्या हो गया RHMT। RHMT ये देखो RHMT। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको मैं कह रहा हूं हर एक शिफ्ट में रीजनिंग एसएससी हमेशा इजी पूछती है, लेकिन जब चीजें इजी पूछती है तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, इस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन को कैसे 13 से 14 मिनट में खत्म किया जाए। क्लियर है बात? क्योंकि जो बचेगा समय वो अपन किस में यूज करेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स में करेंगे। तो देखो बच्चा क्या करता है कि उसको लगता है कि कुछ ही दिनों बाद लगने लगता है कि रीजनिंग आने लग गई। तो रीजनिंग आना तो आसान है, लेकिन वो टारगेट अचीव करना कि 13 से 14 मिनट में तो क्वेश्चन को पेपर को क्या करना है, खत्म करना है, वो भी किसके साथ, एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, उसके लिए आपको ये चीजें सीखनी होगी कि इस पूरे क्वेश्चन में आपको दिखना क्या चाहिए, जो चीज जरूरी है बस वो। ठीक है, जैसे 13 का रिलेशन 21 से, 35 का रिलेशन 43 से, बस इतनी चीजें दिखनी चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे बताओ 13 का रिलेशन 21 से कैसे आता है। तो आप बोलोगे सर 13 में अगर +8 करेंगे तो 21 आ जाता है। क्या यही लॉजिक इसमें लग रहा है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, 35 + 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 43 आ जाएगा। दोनों में सेम लॉजिक लग गया। अब एक संख्या आपको दी होगी उसमें आपको ये लॉजिक लगाना है। 66 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 74 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। प्रश्न इजी था, लेकिन जो बच्चा साधारण होगा, जो मतलब पीवाईक्यू वगैरह पे ध्यान नहीं देता है, वो क्या करेगा, इस प्रश्न को पूरा रीड आउट करेगा और रीड आउट करने में भी उसका 1 मिनट कम से कम लगेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको किससे दिया गया है, वेन आरेख यानी वेन डायग्राम से दिया गया है। और इस प्रश्न में आपको कहा गया है कि ये तो जो है वो स्वीट को प्रेजेंट कर रहा है, ये सार यानी खट्टे को, और ये स्पाइसी यानी स्पाइसी को क्या कह सकते हो आप, तीखा। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको क्या पूछा है, हाउ मेनी पीपल लाइक इधर ओनली स्पाइसी, इधर ओनली स्पाइसी और ओनली स्वीट, और साथ ही साथ एज पर द गिवन वेन डायग्राम। तो देखो ये जो चीजें होती है ना, वो ओनली को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? ओनली को। अब इसमें ओनली वाली चीजें ली गई है। तो ओनली स्पाइसी में कितने लोग हैं, 65, तो 65। ठीक है, और साथ ही साथ ओनली स्वीट वाले कितने लोग हैं, 55। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। ये आपका जो आंसर हो गया कितना हो गया 120। क्लियर है बात? 65 + 55 कितना हो जाएगा 120। देखो सीधी सी बात है कि ये प्रेजेंट करता है ओनली वाली चीजों को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्वीट और स्पाइसी वाले को। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सार और स्पाइसी को। और ये जो तीनों चीजें पसंद करता है। ठीक है, और ये वाला जो स्वीट और सार को पसंद करता है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ेंगे 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो दिया गया है, फिर से देखो मैंने कहा कि जहां पे भी आपको रेशियो प्रोपोर्शन का चिन्ह देखने मिले तो आप पहले से ही समझ जाओ कि ये प्रश्न जो दिया है वो सादृश्यता का दिया है। सादृश्यता मतलब समानता, यानी इसमें एक लॉजिक है जो फॉलो हो रहा है, वही लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है।
और उसी समानता वाले, उसी सिमिलरिटी वाले लॉजिक को आपको यहाँ पे लगाना है। अगर आप इन वर्ड को गौर से देखोगे तो आपको रीअरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? रीअरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट है। अब एक बात ध्यान सुनना, इनमें से एक ही चेक करना है, लॉजिक को समझने के लिए एक ही चेक करते हैं। आप उस पेयर को मत लें जिसमें 2 लेटर एक जैसे आए। जब रीअरेंजमेंट आता है तो आप उस पेयर को ना लें जिसमें एक ही जैसे 2-3 लेटर आए, क्योंकि उनकी प्लेस वैल्यू कैसे रीअरेंज की है वो उसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो डायरेक्ट आपको यहाँ से चेक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर कैसे चेक करेंगे? आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इसको रीअरेंजमेंट के केस में इसको 1 से स्टार्ट करते हुए नंबरिंग दे देना, ठीक है? अब सबसे पहले इसने क्या लिखा है? 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1 और उसके बाद 7, उसके बाद 6 और उसके बाद 5, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगा, इसको भी वही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर दे दिए। अब सबसे पहले क्या आएगा? 4, 4 पे क्या आता है? टी। मैं ऑप्शन की ओर नज़र दौड़ाता हूँ, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है? अब बात आती है नेक्स्ट की, तो अब क्या आएगा? 3 आएगा। 3 मतलब आर आएगा। टी के बाद आर आना चाहिए, टी के बाद आर आना चाहिए। देखो टी के बाद यू आर है। अब मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपको इन बातों को ध्यान रखना है कि जैसे ही 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, आगे बढ़ जाना है। क्लियर है? अब आगे आप चेक कर लेना, मेरा काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 11 की ओर। तो 11 वाला क्वेश्चन जो है, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी भी बिहाफ में ये कह सकता हूँ कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये किसके बेस्ड पे है? जीके के बेस पर। तो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपको जनरल नॉलेज के बारे में पूछता है। देखो मेरा भी बड़ा खराब जनरल नॉलेज है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। देखो इसने कहा कि दिए द क्वेश्चन कंटेन पेयर ऑफ वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर इन ए सर्टेन वे, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 वर्ड पेयर आर अलाइक as these have the same relationship and thus form a group. Which word pair is the one that does not belong to that group? कहने का मतलब आपका ये प्रश्न किससे लिया गया है? क्लासिफिकेशन यानी ओड वन आउट से लिया गया है, ठीक है? 3 में कुछ सिमिलरिटी है। बॉक्सिंग यानी आप जानते हो बॉक्सिंग के बारे में, उसमें प्लेयर्स की बात करूं तो आपको पता है इंडिविजुअली आपको ये खेल देखने मिलता है, 2 प्लेयर्स इंडिविजुअली खेलते हैं, ठीक है? एज यहाँ पे जो टीम भी होगी वो भी कितने की होगी? 1 प्लेयर की। तो ये बात इस तरीके से रिलेट करती है। दूसरी बात करें चेस की, तो चेस में भी आपको पता है इंडिविजुअली आदमी खेलता है, यहाँ पे भी एक ही प्लेयर होता है, ठीक है? तो सिमिलरिटी का मतलब यहाँ पे ये समझ में आ गया कि 2 में एक जैसी सिमिलरिटी मुझे दिखाई दी। क्या? कि जो आपको ये गेम का नाम दिया है, उसके अंदर कितने प्लेयर्स होने चाहिए आपको दिए गए हैं, ठीक है? तो पोलो की बात करें तो बिल्कुल 4 प्लेयर होते हैं पोलो में। देखो ये आपका अलग हो गया। फुटबॉल वाली चीज़ इसने क्या कर दी है? गलत कर दी है। मैं आपको बता दूं कि एक तो फुटबॉल हो गया आपका, एक आपका हो गया क्रिकेट और एक हो गया हॉकी। इन तीनों में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 प्लेयर्स होते हैं। आप याद रखना इस चीज़ को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया है, दिए गए डायग्राम में कितने रेक्टेंगल है? आप इसमें इंडिविजुअल भी काउंट कर सकते हो, लेकिन एक तरीका और बताता हूँ। जब कभी भी आपको मैट्रिक्स फॉर्म में रेक्टेंगल पूछे, इस तरीके की मैट्रिक्स हो गई और आपको इसमें क्या पूछे? रेक्टेंगल पूछे, आयत पूछे, ठीक है? तो आपको क्या करना है? रो और कॉलम पे नंबरिंग कर दो, 1 2 1 से स्टार्ट करते हुए। ये नंबरिंग कर दी। अब इन रो को जोड़ दो और कॉलम को जोड़ दो। यहाँ पे ऐड करने पर कितना आया? 6। यहाँ पे ऐड करने पे कितना आया? 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएंगे। अब 36 काउंट करना इसमें दिक्कत है, एक एक काउंट करने में दिक्कत है, क्योंकि ये तो छोटा सा है। इसमें 9 आप काउंट कर सकते हो, लेकिन 36 या इससे भी ज्यादा काउंट करने पड़े तो आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक है? अब मैं इसी लॉजिक से पहले काउंट कर देता हूँ। तो 1 और 2, 1 और 2, इन दोनों को ऐड किया 3, इन दोनों को ऐड किया 3 और 3 इंटू 3 कितना आ गया? 9। तो इसमें कितने रेक्टेंगल हो गए? 9। चलो मैं एक एक काउंट भी करवा देता हूँ। 1 2 3 4, ये हो गए 4। और फिर दो दो का ले लो, 5 6 और ये एक दो का 7, एक ये 8 और एक ये मेरा बड़ा वाला, कितने हो गए? 9। इस तरीके से मैंने इंडिविजुअल भी काउंट करवाए, लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब एसएससी जो है कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है, कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है।
कुछ बच्चों के ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं ट्रायंगल काउंट करने में जिसमें काफ़ी समय लगता है। तो जो कहते हैं ना कि किसी के डेस्टिनी में नहीं होती जॉब लेना, तो वो ऐसे ही पर्सन होते हैं, किसी के तो ये आते हैं हलवा हाथ में और किसी को पता है करेला मिलता है क्वेश्चन के रूप में, ठीक है? हालाँकि हेल्दी जो होता है वो करेला ही होता है, हलवा खाने में ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो मैं बार-बार कहते आ रहा हूँ, आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या पूछना चाहता है। इसमें एक ही डाइस की 2 फॉर्म दी गई है। एक ही डाइस की 2 फॉर्म का मतलब क्या है? ये 2 अलग-अलग डाइस नहीं है, ठीक है? ये एक ही डाइस को 2 बार टर्न करके यहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ पर आपको क्या पूछता है? या तो अपोजिट लेटर पूछेगा किसी का या क्या पूछेगा एडजेसेंट सरफेस पे जो आपका लेटर है वो पूछेगा, ठीक है? अब यहाँ पर आपको जेड के अपोजिट पूछा है, ठीक है? अब मुझे बताओ, क्या इस प्रश्न को करने की भी आवश्यकता है क्या? मैं अगर आपको कह दूं कि आपने सब सीट देखी है, तो बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी लॉजिक के, आप देखते ही आंसर कर सकते हो कि आंसर क्या होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि जेड के पीछे ऐसी कोई चीज आएगी जो इनमें सब में नहीं होगी। जेड के अपोजिट ऐसी कोई चीज आएगी जो इन सब में नहीं होगी। तो चलो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। एम बिल्कुल नई चीज है, टी नहीं है, आर नहीं है, एफ नहीं है। आपका आंसर हो गया। क्लियर है बात? क्यों ऐसा मैंने क्यों कहा? अब मैं चलता हूँ पूरी बात बताने पे। तो अगर बात करूं इन दोनों में, तो इन दोनों में कितनी चीजें कॉमन है? तो आप कहोगे सर एक ही चीज कॉमन है, क्या? जेड। यानी कंडीशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट कंडीशन का मतलब होता है कि एक ही चीज कॉमन आए। सेकंड कंडीशन का मतलब जब दो चीजें कॉमन आए। और थर्ड कंडीशन क्या होती है? जब एक भी चीज कॉमन नहीं आए। तो आपको पहले कंडीशन चेक करनी होती है कि इन फॉर्म में कौन सी कंडीशन लग रही है। तो आपने कहा सर फर्स्ट लग रही है। तो जब फर्स्ट कंडीशन लगती है तो अपन क्या करते हैं, जो कॉमन चीज है, कॉमन लेटर है, उससे क्लॉकवाइज घूम जाते हैं और एक सीक्वेंसली उसको अरेंज कर देते हैं। जैसे जेड, जेड के बाद क्या आएगा? ओ, और उसके बाद एफ। यहाँ पे भी जेड, जेड के बाद टी और उसके बाद आर। यहां से क्या कह सकते हो कि एफ के अपोजिट आर होगा, ओ के अपोजिट टी होगा, और इस जेड के अपोजिट क्या होगा भाई? इस जेड के अपोजिट कैन नॉट डिटरमाइन। अगर मैं कहूं इसका आंसर क्या होता है, तो वो कैन नॉट डिटरमाइन होता है। क्यों? क्योंकि इस जेड के पीछे कुछ भी हो सकता है, बशर्ते जेड के साथ आने वाली चीजें नहीं होगी। यानी इस अगर मैं कहूं कि अगर इसमें सीएनडी रख देता, एम भी रखता और सीएनडी रखता, एम के साथ क्या रखता? सीएनडी। तो एम आंसर नहीं होता उस वक्त आंसर क्या होता? सीएनडी। क्लियर है? क्योंकि सीएनडी ऑप्शन में नहीं है, कैन नॉट डिटरमाइन ऑप्शन में नहीं है। ये बाकी की तीन चीजें तो हैं। बाकी दूसरा लॉजिक तो है कि जो चीज साथ आती वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकती। क्लियर होगी बात? तो इसलिए इस जेड के पीछे क्या है? एम है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 14 की ओर। तो आपको ये मिरर इमेज दिया है। अब मिरर इमेज में मैंने आपको क्या कहा है, हमेशा ऑप्शन से जाना। कैसे जाना? ऑप्शन से। कितनी प्रकार की एरर आपको देखने मिलेगी? 3 प्रकार की। या तो वो इस वाटर इमेज बना देगा, मिरर इमेज की जगह क्या बना देगा? वाटर इमेज। या फिर इमेज बनाएगा ही नहीं, ठीक है? या फिर जो चीजें हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो बिगाड़ देगा। और फिर आप ऑप्शन एलिमिनेट करो, आंसर आ जाएगा। चलो इस पे आओ। अब देखो, जैसा कि मैंने कहा, इसकी वाटर इमेज बना दी। किसकी? 6 की। वाटर इमेज थोड़ी चाहिए अपन को, मिरर इमेज चाहिए। ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट इसकी देखो, आर की, ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी, तो देखो ये आंसर हो सकता है, क्योंकि देखो एफ को सीधा सीधा रख दिया इसने, इसमें इसमें इमेज ही नहीं बनाई। तो आंसर नंबर सी हो गया। तो इस तरीके से सीधा ऑप्शन पे डायरेक्ट जाके आप आंसर कर सकते हो, और बिना किसी देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 15 की ओर। तो 15 वाला क्वेश्चन भी आपको पता है कि इस क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है वो बोला गया है कि तीन जो है, तीन ग्रुप में सिमिलरिटी है, एक आपका अलग है, वो आपको बताना है। चलो देखते हैं। 12 का रिलेशन 156 से क्या हो सकता है, और 21 का 462 से क्या हो सकता है, 14 का 196 और 17 का 306। अगर बात करें इनके रिलेशन की, तो देखो 12 के रिलेशन की 156 की बात करें, तो आप जानते हो कि 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। एक बार मैं स्क्वायर से लॉजिक लेके चल रहा हूँ कि इसमें मैंने क्या किया, पहले स्क्वायर किया और स्क्वायर में क्या जोड़ दिया? वही संख्या जोड़ दी। अब इसकी बात करूं तो ये कितना होता है? 441। क्या 441 में 21 ऐड करेंगे तो आपको ये 462 मिलेगा क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, अब ये देखो, ये तो परफेक्ट स्क्वायर ही दे दिया। तो यही तो वो चीज है जो अपन को देखनी थी। 17 का कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 289 होता है। 289 में कितना ऐड करना है? 17 ऐड करना है। तो क्या 306 मिलेगा? तो बोलेगा बिल्कुल मिलेगा।
यानी कहने का मतलब लॉजिक क्या था, लॉजिक सिमिलरिटी वाला था, एन स्क्वायर प्लस एन, एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है। और ये आपकी अलग होगी क्योंकि ये एन स्क्वायर दिया था। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 फिर से आपको किसका दिया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का। वही साइन चेंज करो और आंसर निकाल दो। विच टू नंबर्स, अच्छा इस बार नंबर के लिए कहा गया है, सॉरी साइन के लिए नहीं कहा गया। विच टू नंबर्स शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। ये आपको इक्वेशन दी गई है, कौन से दो नंबर को आपस में बदलो ताकि इक्वेशन जो है वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अब बैलेंस इक्वेशन का मतलब है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर हो जाए, राइट हैंड साइड के। अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, तो मैं कहा कौन सा ऑप्शन देखना चाहिए, उसमें थोड़ा दिमाग लगाते हैं। यहाँ पे इससे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे इससे डिवाइड हो रहा है, तो 2 और 7 को एक बार मत छेड़ो। अगर कहीं 2 और 7 की बात आ रही है तो इसको मत चेंज करो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। अब देखो, अगर मैं 2 और 4 की बात करता हूँ तो 2 और 4 को भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन 21 और 14 की बात करें, 21 इधर आ जाए और 14 इधर आ जाए तो भी चेंज हो सकता है क्योंकि उसमें डिवाइड चला जाएगा 7 का। तो सी और डी तो चेक कर सकते हो। फिर 3 और 5 की बात करें तो 3 इधर है, 5 इधर है, इससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब सिंबल से अपन नहीं देख पा रहे कि कौन सा ऑप्शन चेक करना चाहिए। मैं कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट कर देता हूँ पहले करने के लिए, जिसमें डिवाइड वाली चीज सेटिस्फाइड नहीं हो रही हो, लेकिन ऐसे 4 ऑप्शन में कहीं भी ये चीज नहीं देखने मिली। अब मैं क्या करता हूँ, पहले सी चेक करता हूँ, फिर डी चेक करता हूँ, फिर ए बी पे जाता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर क्या चाहता है, आपका समय बर्बाद करना चाहता है और कुछ नहीं। ठीक है, कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये आंसर नहीं होते, ये भी आंसर होते हैं, अपन ने कई शिफ्टों में देखे भी हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा रहती है। चलो पहले करते हैं 21 और 14 को चेंज करते हैं। ठीक है, 6 इंटू 3 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, 21 की जगह कितना आ जाएगा 14, प्लस 5 गुणा 4 माइनस, और 14 की जगह कितना आ जाएगा 21। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। यहाँ से आ जाएगा 18, यहाँ से आ जाएगा 4, प्लस का 14, प्लस का 20 और माइनस का यहाँ जाएगा 3। ठीक है, अब प्लस की चीजें कितनी हो गई, 18 4 22, 22 और 14 कितने हो गए 36, 36 और 20 कितने हो गए 56, और 56 माइनस 3 कितने आ गए 53। तो ये देखो आप ऑप्शन सी पे आपका आंसर हो गया। 80% चांसेस रहते हैं सीओडी के, 20% चांसेस रहते हैं और बी के। क्लियर है, तो आप इन चीजों को सीख सकते हो इन शिफ्ट के द्वारा। देखो बड़ी मेहनत के साथ इन चीजों को आपको करवाया जा रहा है। आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म ये एक दिन साबित जरूर होगा। जो बच्चा पीवाईक्यू लगा रहा है, एक दिन जिस दिन सिलेक्शन उसका होगा, उस दिन इस जो हम लोग जो काम कर रहे हैं उसका मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि आप ही का सिलेक्शन हमको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करें 17 की, तो फिर से आपको ये बोला गया इस क्वेश्चन में कि जो रिलेशन 6 का 31 से है, ठीक है, 10 का किससे है 91 से, तो बताओ वैसा ही रिलेशन आपको दिए गए ग्रुप में किसमें देखने मिल रहा है। अब 6 से 31 कैसे आ सकता है, तो देखो 6 का अगर स्क्वायर करूं तो कितना आता है, तो आप बोलोगे सर 36 आता है, लेकिन 36 से 31 पे पहुंचने के लिए मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा, तो आपने कहा सर -5 करना पड़ेगा। चलो ये चीज यहाँ पे भी लगाते हैं। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। ठीक है, 91 तक पहुंचने के लिए मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा 9। तो यहाँ से ये जो माइनस करने वाली चीज है वो समझ में आई क्या थोड़ी बहुत। चलो मैं समझाता हूँ। ये जो 5 है वो क्या इस 6 से एक कम है, तो आप बोलोगे सर हाँ। क्या ये 9 जो है वो एक 10 से एक कम है, तो आप बोलोगे हाँ। क्लियर है बात। तो कहने का मतलब लॉजिक अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1। ठीक है, एन स्क्वायर माइनस ये 5 कहां से आया एन माइनस 1। अगर इस लॉजिक को फॉलो करने की बात करूं तो कौन सा ऑप्शन कर रहा है, देखो अगर बात करूं 8 और 57 को, तो 8 का स्क्वायर 64, और 64 में से क्या माइनस होगा 8, नहीं 8 से एक कम कितना 7। क्या 64 माइनस 7 करने पे 57 आ रहा है, आप बोलोगे सर आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं होगा जो इस लॉजिक को फॉलो करेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो प्रश्न अच्छा होता है उसको नोटबुक में बढ़िया से नोट्स के रूप में बना के रख ले, क्योंकि यही लॉजिक जो है वो एसएससी रिपीट करती रहती है। एसएससी में अंदर देखा जाए तो रिपीटेशन ही चलता रहता है क्वेश्चनों का। ठीक है, तो आपके लिए एक क्वेश्चन नहीं है, एक नोट्स के रूप में एक लॉजिक है जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, देखो फिर से आपका क्या है मिरर इमेज, कहाँ जाएंगे ऑप्शन की ओर। तो ऑप्शन में क्या देखेंगे, किसका वाटर इमेज बन रहा है, तो देखो पहला बिल्कुल सही है,
पहला ही आंसर होगा, मैं बता देता हूँ आपको। देखो देखते ही पता चल जाएगा क्योंकि देखो एक ही यहाँ पे इमेज ही नहीं बनाई। अगर बात करूँ बाकी इसके अंदर तो देखो ये ठीक है, ये देखो आर की इमेज नहीं बनाई। 3 ही एरर है, या तो इमेज नहीं बनाएगा, या वाटर इमेज बना देगा, या फिर अरेंजमेंट बिगाड़ देगा। ठीक है? अब अगर बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या आपको गलत दिखाई दे रहा है? देखो, ये एट द रेट का अगर देखा जाए तो एट द रेट का जो बनेगा वाटर इमेज, वो क्या बनेगा? थोड़ा-सा एक बार कन्फ्यूज़न है इसके अंदर, ये इस तरीके का बनेगा, जबकि इसमें क्या है? ऊपर की ओर है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? 1। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 फिर से आपका देखो वेन डायग्राम से। देखो एसएससी किस तरीके से पेपर बना रही है, भगवान ही भरोसे है। एक ही शिफ्ट के अंदर 3-3 4-4 कोडिंग डिकोडिंग, एक ही शिफ्ट के अंदर 2-2 3-3 वेन डायग्राम, लेकिन जो है वो है। द फॉलोइंग वेन डायग्राम shows द पीपल लाइकिंग फॉर टी कॉफी एंड सूप। ठीक है, अब पूछा क्या है? हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफी। अब जब ये प्रश्न दिया जाता है तो थोड़ा ध्यान देना कि कितने लोग जो हैं वो टी और कॉफी को पसंद करते हैं। इसमें कहीं भी नापसंद की बात नहीं आई है, यहाँ पे कहीं भी नापसंद की बात नहीं आई है। तो आपको वो लोग तो लेने ही लेने हैं, कौन से? जो टी और कॉफी को पसंद करते हैं। आपको उन लोगों को भी शामिल करना है जो टी और कॉफी के अलावा कुछ और भी पसंद करते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब टी और कॉफी की बात करूं तो ये 13 तो होंगे ही होंगे, और ये बेटा 8 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 8 भी होगा ही होगा, तो 13 प्लस 8 दोनों आएंगे, तो आंसर कितना होगा? 21। ये क्यों आया? ये कौन से लोग हैं जो टी भी पसंद करते हैं, कॉफी भी पसंद करते हैं और सूप भी पसंद करते हैं? क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बोला कि सूप पसंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस इतना उसकी डिमांड है कि टी और कॉफी दोनों पसंद होनी चाहिए। ठीक है, इस केस में ये भी शामिल किया जाता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो फिर से आपको एक सीरीज दिखाई दे रही है, और इस सीरीज को करने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया? टोटल काउंटिंग करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। 20 है तो 4 4 का ग्रुप या फिर 5 5 का ग्रुप। चलो पहले 4 4 का ट्राई करो। तो ये 4 का हो गया, 1 2 3 4। देखो ये आई से एंड हुआ, ये डी से एंड हुआ, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर क्या कोई सिमिलरिटी भी देखने मिली इस ग्रुप में? आपने बोला सर नहीं। अगर मान लो आगे एक और बढ़ाऊं तो 1 2 3 4, यहाँ पे कोई रिपीट भी नहीं देखने मिला। इसका मतलब 4 4 के ग्रुप के बनने की प्रोबेबिलिटी कम है। अब किसका ट्राई करेंगे? 5 5 का ग्रुप। चलो 5 5 का करते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो एम से शुरू हुआ, सी पे खत्म हुआ, एम से शुरू हुआ, सी पे खत्म हुआ, यानी बात बैठ जाएगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो एम एम ठीक है, एम यहाँ पे भी है, इसका मतलब एम यहाँ पे भी आएगा क्योंकि एम यहाँ पे भी है। पहला लेटर सेम रहेगा एम। दूसरे लेटर की बात करें तो यहाँ पे तो है ई, ई मतलब 5 प्लेस वैल्यू। यहाँ पे है जी यानी मतलब 7, और यहाँ पे है एच यानी 8। यानी दूसरे लेटर पर अल्फाबेटिकली एक एक आगे बढ़ाया गया है। यानी यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 आएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा? एफ आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? एफ। ठीक है, अब तीसरे लेटर पे आते हैं। तो यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे भी डी है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? डी ही आएगा। क्लियर होगी बात? अब ग्रुप क्लियर है कि दूसरा लेटर तो है वो चेंज होगा, एक एक बढ़ेगा, और बाकी एम ई आई सी, एम ई डी आई, सॉरी एम डी आई सी चेंज नहीं होगा। एम डी आई सी इसमें है, और एम डी आई सी, एम डी आई सी इसमें हो जाएगा। ठीक है, और एम डी आई सी आगे हो जाएगा। अब जो ब्लैंक है जिसमें आपने फिल किया वो आंसर हो जाएगा डी एफ एम, यहाँ पे क्या था? सी, उसके बाद आगे क्या है? आई। तो आंसर क्या हो गया? डी एफ एम सी आई। डी एफ एम सी आई आपको किस में देखने मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में देखने मिल रहा है। बढ़िया सीरीज होती है जिसमें आपका कंटिन्यूअस सीरीज का लॉजिक भी आता है, और अल्फाबेटिकल जो लॉजिकल चीजें होती हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 21 की, तो क्वेश्चन नंबर 21 आपको पेपर कटिंग फोल्डिंग का दिया गया है, और इस प्रश्न को करने का तरीका भी मैंने आपको बताया है क्या, कि जो सबसे लास्ट में फोल्डिंग होती है, जो सबसे लास्ट में फोल्डिंग होती है पेपर में, सबसे पहले अनफोल्ड वही होता है, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ऐसे फोल्ड हुआ है लास्ट में, तो अनफोल्डिंग किधर होगी? इस साइड होगी, और जिस साइड अनफोल्डिंग होती है उधर मिरर लगा देते हैं। और जब मैं इसको मिरर में देखूंगा
तो क्या मेरे को ये वाली चीज कुछ ऐसी दिखाई देगी क्या? क्लियर है बात? तो ये तो होगी एक फोल्डिंग अनफोल्डिंग। एक ये भी तो फोल्डिंग थी, तो एक अनफोल्ड इधर होगा, तो एक इधर यहाँ लगेगा। और जब इस चीज को देखोगे तो सेम ऐसी ही चीज आपको दिखाई देगी। इसमें ऊपर नीचे वाली चीजें चेंज होगी, राइट लेफ्ट की कोई चीजें चेंज नहीं होगी। तो सेम चीजें आपको ऊपर दिखाई देगी। ऐसा कौन से ऑप्शन में देख रहे हो? देखो इसमें नहीं है। यहाँ पे देखो, ये ऊपर ले गया सर्किल, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये आंसर हो गया आपका ए। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 22 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे नॉन वर्बल सीरीज का बहुत ही बेहतरीन पर्सन, हर एक शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इन पे आपको बड़ा ही काम करना चाहिए। इसके लिए एक अपन सेपरेट क्लास का जरूर आयोजन करेंगे जब भी समय मिलेगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ी सी जटिल है। अब यहाँ पे करने तो बच्चा कर लेता है, लेकिन समय काफी खराब होता है। तो एक काम करना, क्वेश्चन पोज करो और खुद देखो कि कितने समय में आप इस क्वेश्चन को करते हो। अब मैं आता हूँ इसके सॉल्यूशन की ओर। मेरा काम क्या होता है? ऑप्शन एलिमिनेशन। इन प्रश्नों के लिए मेरा सबसे बढ़िया हथियार क्या है कि ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चलेंगे, ठीक है, और एक एक वेरिएबल को देखते हुए। अगर मैं बात करूं यहां से यहां आया, तो मैंने क्या देखा? इन दो चीजों ने अपने स्थान एक दूसरे से रिप्लेस किया। लेकिन जैसे ही मैं यहां से यहां गया, तो वापस से ये रिप्लेसमेंट नहीं आया, वापस से ये रिप्लेसमेंट नहीं आया। यानी यहाँ एक लॉजिक है, यहाँ दूसरा लॉजिक है, ठीक है। फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, तो मैंने वापस से वो एक वाला लॉजिक देखा। क्या? बी इधर आया, ट्रायंगल उधर गया, यानी वापस से एक लॉजिक आया। अब इसका मतलब यहाँ पर कौन सा लॉजिक चलेगा? दूसरा लॉजिक चलेगा। क्वेश्चन मार्क में कौन सा लॉजिक चलेगा? दूसरा। तो अब दूसरे लॉजिक को कैसे समझेंगे? दूसरे लॉजिक को समझेंगे यहाँ से, क्योंकि ये दूसरा लॉजिक यहाँ से समझा जाएगा। चलो, अब इन पे ध्यान नहीं देना है अपन को, पहले वाले इस पे ध्यान देना है। अगर मैं बात करूं तो ये चीज यहाँ आती है, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज यहाँ आएगी, यानी ट्राइंगल यहाँ आएगा। अब ऑप्शन एलिमिनेशन की ओर चलो। जो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, देखो एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पाया, एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पाया। लेकिन ऐसी इतनी ही चीज से कई ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, कई बार अपन ने इन क्वेश्चनों में देखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे वापस से इससे समझते हैं। इस एरो की जगह कौन सा लेटर आया? तो आपने कहा सर ये चीज आई। एरो ने, एरो की जगह किसने लिया? बी ने लिया इसके अंदर। और बी की जगह कौन आ गई? एरो। यानी इन दोनों ने अपना स्थान बदला। इस लॉजिक में इन दोनों ने अपना स्थान बदला। तो सीधी सिंपल सी बात है, अब कौन से दो लोग स्थान बदलेंगे? ये वाले। यानी आपके जेड जो है वो जेड किधर आ जाएगा? जेड आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। अब चलो ऑप्शन की ओर। जेड यहाँ पे है, ठीक है, बी यहाँ पर है, ठीक है, जेड यहाँ पर है, ठीक है, बी यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ सी आ गया, तो एक ऑप्शन और एलिमिनेट हो गया। अभी भी आंसर नहीं आया है, अभी भी आंसर नहीं आया, लेकिन अब चीजों को समझ गए हैं, तो अब आसानी से कर लेंगे। अगर बात करें सी की और एक्स की, तो इस एक्स ने अपना स्थान इधर लेके आए। बस इन पे ध्यान देना है, एक्स इधर आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा? अब सी इधर आ जाएगा। सी यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे एरो है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। कौन सा बच गया? क्लियर हुई बात? बहुत ही बेहतरीन पर्सन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 23rd की, तो फिर से एक नॉन वर्बल सीरीज का है, लेकिन इस बार प्रश्न थोड़ा आसान है। देखो कैसे। ये जो है आगे की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, राइट साइड शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे देखो इसने इसकी जगह ले ली, ठीक है, इसने इसकी जगह ले ली, और ये कहाँ गया? यहाँ पर। आगे क्या देखा गया? अब ये यहाँ पे चला जाएगा, ये और नीचे चला जाएगा, और ये आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब क्या होगा? ये आगे चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा। अब क्या होगा? ये आगे चला जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये इसके पीछे आ जाएगा। तो सर्किल ट्राइंगल एक ही लाइन में, देखो ऑप्शन नंबर डी में देखने में। ये आसान प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट 24 की ओर चलते हैं। 24 में क्या कह रहा है कि 21 का रिलेशन है 220 से, 72 का रिलेशन है 281 781 से। तो 27 का रिलेशन क्या होगा? उसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है कि 21 और आपकी बात करूं किसमें? 220 में। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 10 होता तो 210, 210 प्लस 21 कितना हो गया? 231, ठीक है, 231 आता। लेकिन मेरे को तो 220 चाहिए, तो मेरे को कितना माइनस करना पड़ेगा? 11 माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे को क्या मिल जाएगा? 220। क्या यही लॉजिक आगे चल रहा है? चलो चेक करते हैं। 72 को इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो कितना आएगा देखो। तो 11 टू जा 22, टू 77 और 79 आ जाएगा।
अब इसमें से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे 187 781। तो क्या लॉजिक बैठ गया? बिल्कुल बैठ गया। क्या करना है? जो भी वैल्यू दी है उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है और 11 को ही क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है? अब आपको 27 का पूछा है तो 27 मल्टीप्लाई होगा किससे? 11 से और माइनस क्या होगा? 11। ठीक है? अगर मैं कहूँ कि क्या-क्या आप क्या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो आप मल्टीप्लाई। ला डिजिट से भी देख सकते हो, डिजिट सम भी आना चाहिए आपको। चलो डिजिट सम से आंसर करते हैं अपन, ठीक है? अब जिस बच्चे को डिजिटल सम नहीं पता है, वो सीधा-सीधा गुणा करके माइनस कर देना। लेकिन मैं डिजिटल सम से करता हूँ। अगर देखो 7 और 2 को देखा, तो इनका डिजिटल सम हो गया 9 और 9 का मतलब क्या होता है? 0। तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। और यहाँ से डिजिटल सम आ गया 1 और 1 2। तो माइनस में कभी डिजिटल सम होता नहीं है। माइनस में आने पर आपको 9 से माइनस करना पड़ता है। यानी जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम क्या होगा? 7 होगा। चलो चलते हैं यहाँ पर। देखो इसका डिजिटल सम क्या है? 7, 3 और 4। 2 और 10 10 हो गया, 10 और 6 आपका कितना हो गया? 16। इसका भी डिजिटल 7। ये नहीं है, इसका डिजिटल सम देखो 9 तो कैंसिल हो गया, 2 ही आएगा और इसका डिजिटल सम 1 आएगा। यानी 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए लेकिन 2 रह गए। अब मैं कह सकता हूँ भाई साहब, अगर लास्ट डिजिट देखता तो 7 गुणा 1 7 और 7 माइनस 1 6 लास्ट डिजिट आती तो 6 अब इसमें है। गुणा भी कर सकता था, मैं सीधा-सीधा गुणा कर सकता था। लेकिन आप पीवाईक्यू देख रहे हैं तो कुछ नई चीजें भी आपको सिखानी है। तो इसलिए मैंने आपको डिजिटल सम और लास्ट डिजिट से भी आंसर करना सिखाया। ये आपके मैथ में भी काम आती है। ठीक है? अब आज का लास्ट प्रश्न जो कि दिया गया है किससे? लॉजिकल ब्लड रिलेशन से। अब इन प्रश्नों को कैसे करते हैं? अब इसमें देखो एक इक्वेशन नहीं है, आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अब दिक्कत क्या है कि चारों ऑप्शन चेक करने के चारों ऑप्शन चेक करने में समय काफी खराब होता है। तो पहले तो ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करना चाहिए उस पे आते हैं। अब आपको क्या बोला है कि W जो है वो P की नानी होनी चाहिए। यानी W का जेंडर जो है वो एक वुमेन यानी महिला का होना चाहिए। अब इससे इसी चीज को देखते हुए पहले ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। तो देखो अगर एंड की बात करूं तो एंड किसको दर्शा रहा है? तो बोला ब्रदर को। तो इसका मतलब यहां से ये ब्रदर का यानी यहाँ पे प्लस यानी जेंडर आ गया पुरुष का। तो ये ऑप्शन चेक नहीं करना है अब। लेकिन आगे ये बात बैठेगी नहीं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मार्क का जो है वो क्या है? मदर है, तो इस पे जेंडर महिला का ही आएगा, इसमें भी महिला का आएगा। और एक्सक्लेमेटरी की बात करूं तो इसका मतलब क्या है? तो आप बोलोगे सर वाइफ, तो अब इस पे भी माइनस आएगा। केवल इस चीज से, इस लॉजिक से मैं एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाया। लेकिन आप देखोगे कई शिफ्ट में ऐसे देखे गया कि 3 ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गए। तो ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इनमें से कौन सा चेक करना चाहिए। तो मैंने क्या बताया? सी, डी, उसके बाद ए और बी। क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आप नीचे तक जाओ। क्लियर है? तो अब अगर बात करें ऑप्शन नंबर 4 की तो इसको चेक कर लेते हैं। डब्ल्यू एक्सक्लेमेटरी आर मल्टीप्लाई वाई क्वेश्चन मार्क ओ एंड पी। अब जो सिंबल दिया उसका मीनिंग लेते हैं। एंड का मतलब क्या दिया है? ब्रदर। क्वेश्चन मार्क का मतलब आपको क्या दिया है? मदर। मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या दिया है? फादर। और एक्सक्लेमेटरी का मीनिंग आपको क्या दिया है? वाइफ। अब यहां पर अपने आप को रखो कि ये मैं, ये मेरा भाई, ठीक है, और ये मेरी मदर यानी मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी के पापा मेरे नाना, मेरी मम्मी के पापा मेरे नाना, और मेरे नाना की वाइफ, मेरे नाना की वाइफ मेरी नानी जी। यानी यही आंसर होगा। ऑप्शन डी ही आंसर हो जाएगा और कुछ चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं। तो ये था आज का डिटेल एनालिसिस इस शिफ्ट का। और यही शिफ्ट की जो चीजें हैं वो आगे जारी रहेगी। और इसी जोश और उमंग के साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।